आखिर जिस बात का सता रहा था डर वही हुआ। 45 वर्षीय महिला की पटना के राजा बाजार स्थित बड़े नामी अस्पताल में दरिंदगी की शिकायत बेटी के करने के बाद बुधवार की सुबह 5 बजे मौत की खबर ने बेटी को हिलाकर रख दिया। हालांकि महिला मरीज की पुत्री ने अस्पताल पर FIR दर्ज होने की बात कही है। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी। साफ तौर पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बताया था कि पारस अस्पताल के 3 कर्मियों ने उसकी मां के साथ रेप करने की कोशिश की है। लोगों ने ऐसा कुछ करा, उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया। तभी तुरंत मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। मर्डर केस चलना चाहिए और फिजिकल असॉल्ट का केस चलना चाहिए। प्रॉपर मर्डर है। प्रशासनिक अधिकारियों के जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की वजह घटना की जांच करने के बाद पुलिस मीडिया के सवालों से बचती नजर आ रही है। उन्होंने पेशेंट के अटेंडेंट या लड़की ने अपना एक लिखित बयान थाना को दिया है और उस थाने में लिखित बयान के आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी नियम कानून के अनुसार। वो नाम नहीं हॉस्पिटल को दिया, हॉस्पिटल के ऊपर लगाया आरोप। दरअसल बीते मंगलवार की अगर बात करें तो जाप कार्यकर्ता महिला मोर्चा ने अस्पताल प्रबंधक और प्रशासन से इसकी जांच की मांग करते हुए कहा था कि हो सकता है कि सच्चाई को दबाने के लिए महिला की जान भी जा सकती है। 16 की रात की ये वारदात है। 17 को सुबह वो बच्ची पहुंचती है। 17 को सुबह यहाँ बताया जाता है कि माँ आपकी बहुत सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन पे है, उनको वेंटिलेटर पे डालना होगा। ये बच्ची अपनी माँ से जब बात करती है तो उसकी माँ बोलती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है। ये 2 बंदे और एक आदमी और 3 आदमी, एक कोई बाहर का था, आई डोंट नो वो कौन था बोल रही है, लेकिन 2 यहाँ के जो नर्स जो काम करते हैं वो थे मेल पर्सन, और उन लोगों ने उस महिला के साथ छेड़खानी की। देखिए बात यहाँ बच्ची बिल्कुल डरी हुई है। क्या कुछ बात हुआ उनसे? मैं वही बता रही हूँ, बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है। बेटी ने अपनी मां की जान बचाने की सलामती के लिए मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उसकी मां ठीक हो जाएगी तो खुद सारी सच्चाई बता सकेगी। मम्मा जब ठीक हो जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि अगर पारस हॉस्पिटल पे भी ये बहुत बड़ा क्लेम है, इतने बड़े हॉस्पिटल पे, तो पारस हॉस्पिटल की पूरी टीम हेल्प करे मेरी मम्मा को जल्दी से जल्दी रिकवर करने का। उसका CT वैल्यू भी अभी चेस्ट का 10/25 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो भी वेंटिलेटर पे। मैं चाहती हूँ मम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो खुद ये स्टेटमेंट दे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये विक्टिम मैं नहीं हूँ। विक्टिम अगर विक्टिम है वो पेशेंट के साथ साथ, अगर वो विक्टिम है तो वो मेरी मम्मी स्टेटमेंट देगी। बहरहाल सच्चाई बयां करने से पहले ही 45 वर्षीय महिला की अचानक मौत से रहस्य पर पर्दा डाल दिया है। वहीं मृतक महिला की बेटी चीख चीख कर अब न्याय की गुहार लगाते दिख रही है। पेशेंट को यहाँ लोग पेशेंट हाँ FIR दर्ज हो गया। पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको लोग विक्टिम बना रहे हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना पेशेंट को। बहुत शर्मनाक बात है। हर दिन रात को हमको कॉल करके परेशान करते थे। कभी बोलते थे फिजिकल असॉल्ट का टेस्ट करेंगे। मैंने कंसेंट नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती उसका टेस्ट किया गया इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। मरीजों व परिजनों के साथ बदसलूकी, रेप व छेड़खानी की बात करें तो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। पटना के पारस अस्पताल एवं इसके पूर्व भागलपुर के अस्पताल, फिर दरभंगा के अस्पताल में भी एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना घोर शर्मनाक और अमानवीय है, जो मानवीय संवेदना पर चोट करता है, जिसके खिलाफ 2 छात्राओं ने ASISF के नेतृत्व में आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। ये बहुत विभत्स स्थिति पूरे बिहार के अंदर में लगातार देखने को मिल रही है। खास करके राज्य की राजधानी पटना में लगातार जिस तरह से बड़े बड़े अस्पतालों में महिलाओं के साथ में अत्याचार की जो बात सामने आ रही है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और जब राज्य की राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे बिहार में समझा जा सकता है कि दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा, किस तरह से हमारी बहनों, माताओं बहनों के साथ में व्यवहार किया जा रहा होगा। बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार का कोरोना से बीते दिनों हैदराबाद में निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद समेत बिहार के कई डॉक्टर एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सभी की आंखें नम थी, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर सहजानंद ने कहा, उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। इनके मरने से नेशनल लॉस हो गया। पूरे देश में इस लेवल का डॉक्टर पैदा नहीं लिया।
जिस तरह से गरीबों को मदद करते थे। जब भी कोई डॉक्टर चला गया फ्री, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन फ्री करते थे, फ्री इलाज करते थे। कोई गरीब जनता उनके यहाँ जाता था कि सर हम गरीब हैं, 80% फ्री। ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं लेगा इस। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने निजी कोष से एक सरकारी आवास पर तमाम आवश्यक मेडिकल उपकरणों तथा खाने पीने की निःशुल्क सुविधाओं से सुसज्जित राजद कोविड केयर की स्थापना कर नियमानुसार इसे सरकार द्वारा अपनाने का अनुरोध कर सौंपने का निर्णय किया है। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के, उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं। और ये चला नहीं सकते सेंटर, क्योंकि सरकारी बंगलो है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे, और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पहले तो उन्होंने कविता के माध्यम से सरकार पर तंज कसा है, उसके बाद साफ तौर पर कहा है कि ना सरकार खुद काम करती है, ना विपक्षी दलों को काम करने देती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जब सरकार पर तंज कसे हैं और पत्र लिखा, तो उसका जवाब अब तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। तेजस्वी यादव जी ने पत्र लिख करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति मांगी है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े करने वाले लोग को हम चुनौती देते हैं, अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव जी को अनुमति दें कि वो निकलेंगे, चारों ओर देखेंगे क्या हालात हैं, लोगों की मदद करेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे, दुख दर्द को बांटेंगे। पहले लहर में कोरोना के जब पिछले लॉकडाउन में तेजस्वी यादव जी लोगों की मदद करने के लिए निकले थे, तो आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव पर सरकार ने किया था। तेजस्वी जी बिहार की जनता के लिए नहीं, बल्कि पप्पू यादव के खौफ से बिहार आना चाहते हैं। याद होगा जब पप्पू यादव ने इनसे राजनीतिक समर्थन मांग रहे थे, तो राजद परिवार के लोगों ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी थी। तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली किससे पूछ कर गए थे, अब बिहार आने का परमिशन मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस की टूल किट कंपनी के सक्रिय सदस्य बन गए हैं। राहुल गांधी ने दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने में लगी है। अब जब बिहार में कोविड को लेकर सारे इंतजाम दुरुस्त हैं, तो तेजस्वी जी अपने विधायकों को क्षेत्र में भेजने की नौटंकी कर रहे हैं और खुद बिहार आने का परमिशन मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का खौफ हो गया है। पप्पू जी ने जिस तरीके से इन लोगों से अपील किया था कि वो उनका साथ दें, और आरजेडी के लोगों ने उन पर जिस तरीके से हमला किया, उनको क्रिमिनल बताया, उनको सतही राजनीति करने वाला बताया, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। अब तेजस्वी यादव जब कोरोना की चुनौती समाप्त हो रही है, सरकार सारी चीज़ें दुरुस्त कर चुकी है, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, सारी व्यवस्था दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने विधायकों को क्षेत्र में जाने के लिए कह रहे हैं और खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये सब प्रोपेगेंडा और टोटकेबाजी नहीं चलेगी। तेजस्वी जी देखिए, राजनीति आप जिस तरीके की कर रहे हैं वो सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। कांग्रेस दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने में लगी है, और आप देश भर में एनडीए की बिहार सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। जाप कार्यकर्ताओं द्वारा पटना के बांस घाट के पास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी का अर्थी जुलूस निकाल विरोध जताया, वहीं पुतला भी फूंका। साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि इस कोरोना काल में देश सहित राजधानी पटना के शमशान घाटों पर लाशों के अंबार लग गए हैं। बावजूद इसके सरकार और स्वास्थ्य विभाग खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं। जो भी सरकार या उनके विभाग की गलतियों
गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, उसे जाप संरक्षक पप्पू यादव की तरह जेल में बंद कर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि हमारे जो सेवक थे, जन जन के सेवक थे, आदरणीय पप्पू यादव जी को जेल भेजने का काम किए डबल इंजन की सरकार में, दबाव में। तो ये सब कितना गलत बने। और तीसरा एम्बुलेंस चोर जो पूरे बिहार की जनता जान रही है। कुछ कर रहे हैं। कोविड में लगे लॉकडाउन से गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे समय में सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी सहायता के लिए आगे बढ़े हैं। आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश से युवा लोजपा के द्वारा राजधानी के खेतान मार्केट में गरीब लोगों के बीच सूखे खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। गरीबों के बीच चूड़ा, गेहूं, बिस्कुट का वितरण कर रहे हैं और सभी जिला अध्यक्ष को आदेश है कि अपने से जो बन पड़े सब अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गरीब को मदद करते रहें। अगले भी लॉकडाउन में हम लोग कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट किए थे बांटने का कार्यक्रम, इस बार भी लगातार करते ही रहेंगे। डीएम ने ऑक्सीजन बैंक का जायजा लिया व जरूरतमंद को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। सभी जरूरतमंद के लिए है ऑक्सीजन सिलेंडर। इस संदर्भ में गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि गया प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कि ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में है, कोविड-19 टेस्ट 10 दिन के अंदर उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो लोग यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले सकते हैं। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कि ऐसे लोग जो कि होम आइसोलेशन में हैं और कोविड टेस्टिंग के 10 दिन के अंदर उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो लोग यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले सकते हैं या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले सकते हैं। और जिस पे कि एक सिक्योरिटी मनी उनको जमा करना पड़ेगा, सिलेंडर के लिए 500 रुपये और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 5000 रुपये, जो कि रिफंडेबल होगा। और साथ में ही सिलेंडर के साथ जो स्टिकर लगा अपने आप में टोकन के रूप में भी कार्य करेगा कि जो यहाँ पर 2 प्लांट है जहाँ से ऑक्सीजन का रिफ़िल होता है, वहाँ से लोग जाकर रिफ़िल करा सकेंगे उसको दिखा के, और उसके लिए उनको कोई अतिरिक्त राशि नहीं देना, जो ऑक्सीजन का जो दाम है वही देना पड़ेगा। मगरपाल पंचायत के रतनटोला गांव को कटाव से बचाने के लिए जियो बैग ने बालू की जगह मिट्टी भरे जाने का ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। साथ ही लग रहे जियो बैग के कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया। मनेर प्रखंड अंतर्गत मगरपाल पंचायत के रतनटोला स्थित गांव के आसपास और गांव के नजदीकी गंगा नदी से तेज धारा से जमीन का कटाव हो रहा था, जिसे रोकने के लिए विभाग के द्वारा जियो बैग लगाए का कार्य किया जा रहा था। हम रोक के आएंगे तो हमारे गाँव का आदमी मना करके जाएगा, फिर काम चल पड़ काम बोरी हम कहते ना कि ज्यों करते हो रखिएगा, वो का काम रुकेगा। खुद ठेकेदार है नहीं, हम कहें कि जब तक नहीं आएगा वहाँ खाली रहेगा। सूबे में लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों को भरपेट भोजन कराने के लिए प्रखंड स्तर पर भी सामुदायिक किचन का आगाज किया गया है। इसी कड़ी में आज मोकामा नगर परिषद क्षेत्र अवस्थित CCM स्कूल में सरकारी सामुदायिक किचन का शुभारंभ किया गया। दिहाड़ी मजदूर और गरीबों को आज से 2 शाम का भोजन मुहैया कराया जा रहा है। अंचलाधिकारी राम प्रवेश राम के आदेश पर गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के तरकी ओपी क्षेत्र के मघौल 4 लाइन स्थित छम निर्माण कंपनी के प्लांट में घुसकर बाइक सवार अपराधियों ने 12 राउंड फायरिंग की। वहीं मौके से 5 खोखा बरामद हुआ। कंपनी के ओनर अर्जुन रावत ने बताया कि हमने सुरक्षा को लेकर पहले ही जिलाधिकारी को आवेदन दिया था। इस घटना से कंपनी के कर्मियों में दहशत बना हुआ है, जिसके कारण कर्मियों ने निर्माण कार्य ठप कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। यहाँ 5-6 लोग आए थे बाइक पे, 3 बाइकों पर, और उन्होंने फायरिंग करा है। ये कहा कि हमसे बात करो, जान से मार देंगे, नहीं तो काम बंद करो। फिर फायरिंग करके 10-12 राउंड चले गए। 5-6 खोखे भी बरामद हुए हैं और ये लोग यहाँ बहुत भयभीत हैं। शासन प्रशासन की तरफ हम आवेदन भी दे चुके हैं 2 महीने पहले, डीएम साहब को भी, कप्तान साहब को भी। यहाँ कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। इस तरीके से यहाँ काम फायरिंग की जा रही है, क्या लग रहा है? ये असामाजिक तत्व हैं, जो भी माओवादी हैं या गुंडा हैं, बदमाश हैं यहाँ का एलिमेंट, तो यहाँ कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की। हमने 1-1.5 महीने पहले भी डीएम साहब, कप्तान साहब को भी सूचित किया है। मधौल में कंस्ट्रक्शन चल रही है
जो NH का कंस्ट्रक्शन है उस साइट पे आपराधिक तत्व के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर के फायरिंग की सूचना मिली थी। उसकी छानबीन की जा रही है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वह उनके मैनेजर और उनके इंजीनियर साइट पे मौजूद हैं। उन सभी को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है तथा काम को सुचारू रूप से चलाया गया है। दोबारा कोई काम बंद करने का कोई ऐसा प्रयास करेगा या कोई चीज़ करेगा तो पुलिस और प्रशासन उनके साथ है। कोई इस तरह की आपराधिक गतिविधियाँ को होने में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। नगर नौसा थाना क्षेत्र के खीरू बिगहा गांव में ग्रामीण प्रैक्टिशनर क्लिनिक में भर्ती 45 वर्षीय विधवा महिला से दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण ने प्रैक्टिशनर की पिटाई कर दी, उसे हिलसा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस घटना में जांच में जुटी है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला क्लिनिक के पथरी का इलाज कराने भर्ती हुई थी। दोपहर में अचानक महिला का क्लिनिक से बाहर आकर डॉक्टर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए शोर मचाने लगी। पीड़ित ने बताया कि पथरी का इलाज के लिए चिकित्सक ने 10,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें वो 6,000 रुपया जमा कर दी थी। दोपहर में चिकित्सक आकर कहने लगा कि उसकी बात मानने पर वो बकाया रुपए नहीं लेगा। और हिलसा के दरवा थे जे दोनों मिलके जो हाजत में बंद करता है ना, हिलसा थाना के हाजत में, वो हाजत गेट पर हमको ले जाके बोला गया कि 40,000 तुम ले लो और तुम चल जाओ। वो पार्टी पहले 1 लाख दे रहा था, अब पार्टी 3 लाख देने के लिए इच्छुक है। ठीक ना, जब तुम लोग चल जाओ। हम लोग पैसा कम नहीं है। जो महिला के संग घटना घटी कि नहीं घटी उससे हमारा वास्ता है, क्योंकि महिला बोल रही है कि घटना हुआ है, डॉक्टर बोल रहा है कि घटना हुआ है, ये एक मर्द गलती हो गया, गलती माफ कर दीजिए, जे कुछ पैसों से लेकर माफ कर दीजिए, मैनेज करवा दीजिए। वो बोल रहा है। हम बोले नहीं, डॉक्टर के बिन कारण फंसा रहा है, डॉक्टर के ना बात सुनते इनको, ना बात सुनकर इनको मेडिकल करा दिया जाए। हम बराबर पुष्टि किए तो हिस्सा बराबर नगरव से बराबर दोनों मंथन करके फिर DSP सूचना किए तो DSP बोले कि ठीक है, इसको मेडिकल करा दीजिए। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर दंडित करने की एक तस्वीर सामने आई है। सासाराम नगर के थाना के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुलिस कर्मियों ने एक ऑटो को रोका, जिस ऑटो में 12 यात्री सवार थे और सभी युवा थे। पूछताछ में पता चला कि ये लोग बेवजह सड़क पर तफरी करने निकले हुए हैं। एक साथ एक ऑटो में 12 यात्रियों को देखकर पुलिस कर्मियों जब इन लोगों से सवाल जवाब करने लगे तो ये लोग कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने इन लोगों से मेंढक डांस करवाया। अररिया जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिली पलासी थाना क्षेत्र के कलियागंज पंचायत के छपरी गांव मकाई के खेत में कुछ युवक हथियार के साथ किसी बड़ी वारदात को देने की फिराक में थे कि उससे पहले ही पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तार दोनों युवक के पास से 2 देसी कट्टा, 1 खोखा व 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इसके साथ ही अन्य अपराधी भी थे जो मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। तो सूचना मिली थी कि धपड़ी के पास 4-5 अपराधकर्मी जमा है, जिसमें कि ये लोग कुछ लूटपाट की योजना बना रहे हैं और जो मवेशी बेच के या मवेशी हटिया से खरीद के या जो मवेशी खरीदने जाता है उसी तरह के व्यापारी को ये लोग टारगेट करके लूटपाट करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सहरसा जिले से आ रही है, जहां अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि अब उनको पुलिस का खौफ ही नहीं रहा। जिले में पुलिस भी अब सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के कारू खिरहर हॉल्ट के समीप की है, जहां ड्यूटी कर रहे पैंथर के जवान को बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ चाकू से गोदकर उनकी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। जख्मी पुलिस जवान का नाम प्रदीप कुमार बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद आनन फानन में जख्मी जवान को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जख्मी जवान की स्थिति नाजुक देखकर उन्हें PMCS रेफर कर दिया। के पास में मोटरसाइकिल वगैरह चेकिंग के लिए लगाया गया। एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति सवार थे, जिसे ये हाथ देख करके रोका था, हाथ पे किसी चीज से वार किया जिससे हाथ जख्मी हो गया, कट गया है, ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मंगलवार को मसरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर लोगों को दिए जा रहे कोविड वैक्सीन का जायजा लिया।
वहीं सांसद सिग्रीवाल ने मसरत प्रखंड मुख्यालय में चल रहा सामुदायिक किचन के निरीक्षण भी किया और जानकारी भी प्राप्त की। अभी एंटीजन जांच के लिए पंचायतों तक गाड़ियां जा रही है, माने डोर टू डोर जाकर के एंटीजन जांच भी करने की व्यवस्था सरकार ने बनाई है। और इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि हम जांच जब पूरा होगा और वहां कोई हमारा अगर पॉजिटिव मिलेगा तो उसको तुरंत उसको क्वारंटाइन करेंगे, होम क्वारंटाइन के लायक होगा तो होम क्वारंटाइन करेंगे, आवश्यकता होगी उसको हॉस्पिटलाइज कराने का तो हॉस्पिटलाइज कराएंगे और शेष लोगों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। किशनगंज जिले में मनरेगा योजना के चर्चा करते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि किशनगंज जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजनाओं में जोरों से काम चल रहा है। अभी तक 1,22,000 से ज्यादा हमारे जॉब कार्डधारी हैं। मानव दिवस जो हमने सृजन किया है वो 7,52,000 से भी ज्यादा मानव दिवस सृजन किया है और प्रतिदिन लगभग 40,000 के आसपास श्रमिक हमारे काम कर रहे हैं। 1,835 योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है। सूखा रोधक काम, बाढ़ नियंत्रण का काम, पौधारोपण का काम, जल स्रोत का काम, भूमि विकास का काम, प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है। उसमें बड़े पैमाने पर हम श्रमिकों को काम दे रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एनटीपीसी की बाढ़ परियोजना पर भी प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि बड़ी संख्या में कर्मचारी और श्रमिक संक्रमित होने के बाद पिछले कुछ दिनों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। ज्यादातर कर्मी वापस ठीक होकर कार्यस्थल लौट भी गए हैं। परियोजना के इंजीनियर्स बताते हैं कि बाढ़ परियोजना पूरे देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के लिए सजग है और कोरोना सावधानियों का अनुपालन करते हुए सभी एक बेहतर टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में कोरोना की नई लहर में हमने कई चुनौतियों का सामना किया। इसके बावजूद एनटीपीसी बाढ़ ने पूरी सजगता से अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन किया। हमारे फ्रंटलाइन कर्मी काफ़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव भी हुए और इस बीच हमने हमारे 2 कर्मचारियों को खोया भी। लेकिन कोरोना बचाव उपायों जैसे टेस्टिंग, आइसोलेशन, सामाजिक दूरी, मास्क वितरण आदि को बड़े स्तर पर लागू करते हुए हमने परिस्थितियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से वसूला गया जुर्माना। 4 घंटे की छूट का नाजायज फायदा उठा रहे लोग इस क्रम में लॉकडाउन की सख्ती से पालन करने के लिए मसौड़ी एसडीएम अनिल कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, नगर प्रशासक कुणाल सड़कों पर उतरे। बेवजह बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चालकों से जुर्माना की राशि भी वसूली। पैसा लीजिए। मेरा कुमार नाम है सर। जहानाबाद में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण जहानाबाद के डीएम ने किया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर गरीब और असहाय लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी का ख्याल रखें तथा लोगों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराएं। निरीक्षण किया गया और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था जहानाबाद सीईओ और एग्जीक्यूटिव अफसर नगर परिषद के द्वारा किया गया है। एग्जीक्यूटिव अफसर नगर परिषद के द्वारा 3 जगहों पे कराया जा रहा है, बभना और जो पुरानी नगर परिषद भवन है वहाँ पे और जाफरगंज में। और इसके अलावा सीईओ जहानाबाद के द्वारा बस स्टैंड पे और जो हमारा हॉस्पिटल में जो है जो हमारे अटेंडेंट हैं उन सभी लोगों को वहाँ भोजन दिया जा रहा है। अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। आज मेरे द्वारा सभी स्थलों का सभी जो हमारा कम्युनिटी किचन है उसका निरीक्षण किया गया है और बेहतर करने के लिए और आज निर्देश दिया। खबर राजधानी पटना से है, जहां जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने सांसद राजीव प्रताप रूडी के सवालों का तीखा जवाब देते हुए कहा कि सांसद रूडी पहले ड्राइवर नहीं होने की बात कर रहे थे और अब बीमा कोरोना रो रहे हैं। तो वहीं राजू दानवीर ने सांसद रूडी को हत्यारा बताते हुए कहा कि जब लोग एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ रहे थे तब रूडी एम्बुलेंस छुपा कर रखे हुए थे। वहीं मौके पर राजू दानवीर ने ये भी पूछा कि आखिर आपके एम्बुलेंस से बालू क्यों ढोया जा रहा है। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि एम्बुलेंस से बालू क्यों ढोवा रहा था? वो भी जनता सुनना चाह रही थी। ये क्यों नहीं बताया कि वो बालू कहां जा रहा था और किसका बालू ढोवा रहा था?
और जैसी अभी आपातकाल स्थिति थी, एक एक आदमी एम्बुलेंस बिना तरस गया, 2-2, 3-3 किलोमीटर का भाड़ा 10-10 हजार 15 हजार वसूला जा रहे थे। गरीब तो एम्बुलेंस के बारे में सोच नहीं सकते थे, क्योंकि पैसे वालों को ही बहुत मुश्किल से एम्बुलेंस मिल रहा था। और उस परिस्थिति में आप भारी मात्रा में एम्बुलेंस छिपा के रखते हैं, तो जनता को बताएंगे कि आप पर एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए, आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए। और जो बता रहे थे कितना सारा केस है, तो मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ा अपराधी आप हैं, और दूसरा में जो इतना सारा आप केस कह रहे हैं ना, जो सरकार के खिलाफ, गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, तो आप जैसे नेता 2-4 गो फर्जी केस करवाते हैं, उनको गिरफ्तार करवाते हैं। तो वैसे वैसे 2-4 फर्जी केस बहुत लोग करवाए हैं, तो मिला जुला के है। गांव मोहल्ले में, अब ब्लॉक लेवल में जो नेता आंदोलन करता है रोड पर, उस पर 10 गो केस रहता है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरे लहर को ध्यान में रखते हुए तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में सरकार के पंचायती राज मंत्री मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य केंद्र के विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन को पाइपलाइन द्वारा 10 बेड में लगाने का निर्देश दिया और कहा कि महामारी के तीसरे लहर को ध्यान में रखते हुए तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको प्लान आप ही को करना होगा। व्यवस्था में जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। पुराना वाला व्यवस्था है, वो भी परमानेंट व्यवस्था नहीं हो पाएगा। अभी कहाँ कराना? अरे भाई, जब कोरोना आएगा तब ना ये बात करो। ऐसा तो आप तो यूज कर ही सकते हैं। कोरोना हो गया, हाँ।